Now let us move to the next important question. Who were the aristocratic class? How were they aligned to the aristocrats of the other region? एरिस्टोक्रेटिक क्लास किसे कहा जाता है और वो बाकी रीजन्स के एरिस्टोक्रेट्स के साथ किस तरह से जुड़े हुए थे या किस तरह से अलाइंड थे? सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट. सोसाइटी में भी और पॉलिटिकली भी सबसे ज़्यादा पावर लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के पास थी इस कॉन्टिनेंट की. कौन से कॉन्टिनेंट की? यूरोप की. लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब एरिस्टोक्रेट वो लोग हुआ करते थे जो रिच थे और जिनके पास लैंड हुआ करते थे. तो सोसाइटी में भी वही डोमिनेट करा करते थे, सोशली भी वही डोमिनेट करा करते थे और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी, पॉलिटिकल स्फेयर में भी उनका सबसे ज़्यादा से हुआ करता था. यानी कि गवर्नमेंट वही कंट्रोल करा करते थे. द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीज़न. और ये आपस में कैसे जुड़ा हुआ करते थे? जब एक एरिस्टोक्रेट, एक रीजन का एरिस्टोक्रेट दूसरे रीजन के एरिस्टोक्रेट के साथ अपने फैमिली रिलेशंस रखता था, यानी कि मैरिज अलायंस करा करते थे. दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज. इनके कंट्री साइड में बड़े बड़े स्टेट थे, लैंड थे और टाउन्स में इनके घर हुआ करते थे. यानी कि रहते ये टाउन्स में थे पर कंट्री साइड में इनके बड़े बड़े फार्म लैंड्स हुआ करते थे. दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. और अपने आप को सुपीरियर शो करने के लिए या बिलोंगिंग टू अ हायर सोसाइटी शो करने के लिए ये ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करा करते थे. Their families were often connected by ties of marriages. As I told you, ठीक है ना, ये एरिस्टोक्रेट अपने ही, ठीक है ना, सिमिलर एरिस्टोक्रेट लोगों के साथ मैरिज अलायंसेस करा करते थे. This powerful aristocracy was, however, numerically a small number. अगर हम इनका नंबर देखें तो ये बहुत कम होते थे. किसी भी रीजन में रिच लोग नंबर में कम होते हैं पर सोशली और पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री. वहीं पर यूरोप के ज़्यादातर लोग पीजेंट्स हुआ करते थे. टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स. यूरोप की वेस्टर्न साइड में ज़्यादातर जो लैंड हुआ करता था, ठीक है ना, वो टेनेंट्स, ठीक है ना, या स्मॉल ओनर्स फार्म किया करते थे. While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast states which were cultivated by serfs. वहीं पर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ये जो लार्ज लैंड हुआ करते थे, ठीक है ना, वो स्टेट्स हुआ करते थे, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स के अंडर हुआ करते थे, जहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स अपने सर्व्स को यानी कि पीजेंट्स को एम्प्लॉय करा करते थे. In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of town and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगी, इंग्लैंड से जैसे जैसे इंडस्ट्रीज यूरोप की तरफ मूव करने लगी, एक और ग्रुप आगे आने लगा और वो था मिडिल क्लास का. तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, हु वर मिडिल क्लासेस, हाउ डिड दे स्टार्टेड अप इन यूरोप और हाउ डिड दे स्टार्टेड वर्किंग इन यूरोप. In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes. वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, यानी कि इंडस्ट्रीज़ आ गई और ट्रेड फ्लरिश करने लगा. अब जो इंडस्ट्रीज़ में गुड्स बन रहे हैं उन्हें मार्केट तक ले जाने की ज़रूरत है, यानी कि ट्रेड फ्लरिश करने लगा. ठीक है, जिसकी वजह से टाउन्स इमर्ज होने लगे, ठीक है ना, ग्रोथ होने लगी टाउन्स की, टाउन्स बढ़ने लगे और एक नई कमर्शियल क्लास आगे आई, whose existence was based on the production for the market, जिनकी एग्जिस्टेंस इस चीज़ पर डिपेंड करती थी कि मार्केट में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं. और वो कौन सी क्लास थी? वो थी आपकी वर्किंग क्लास इन द इंडस्ट्रीज और द मिडिल क्लास. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. 18th century के सेकेंड हाफ में, यानी कि 1750s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में होनी स्टार्ट हो गई.
But in France and the parts of German state, it occurred only during the 19th century. और इंग्लैंड से होते हुए ये फिर फ्रांस और फ्रांस के बाद पार्ट्स ऑफ जर्मन में 19th सेंचुरी में स्प्रेड हुई. In its wake, new social group came into being. अब ऐसे में एक नया सोशल ग्रुप आगे आया जो इंडस्ट्रीज में काम करा करता था. अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स. ये एरिस्टोक्रेट नहीं थे और ये पीजेंट्स भी नहीं थे. ये कौन सी क्लास थी? वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी, बिजनेसमैन जो ट्रेड वगैरह करा करते थे प्रोडक्ट्स में या मार्केट में, और प्रोफेशनल यानी कि एजुकेटेड क्लास. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप these groups were smaller in number till late 19th century. अभी ये नंबर में कम थे क्योंकि धीरे धीरे ये स्टार्ट हो रहे हैं. It was among the educated liberal middle class that the idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब ये जो एजुकेटेड क्लास थी यानी कि जो प्रोफेशनल्स थे ये एजुकेटेड क्लास थी, ठीक है ना, जिन्होंने एजुकेशन अटेन करनी स्टार्ट कर दी थी. तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में हालांकि ये नंबर में कम थे पर एजुकेटेड क्लास वो क्लास थी जो लिबरल थी, जो चाहती थी सोसाइटी में चेंजेस हो और प्रिविलेजेस बाय बर्थ ख़त्म हो या एरिस्टोक्रेट का रूल ख़त्म हो. लिबरल इन क्लासेस ने नेशनल यूनिटी की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी और डिमांड की कि अबॉलिशन हो जानी चाहिए एरिस्टोक्रेट की, ठीक है ना, जो कि प्रिविलेजेस गेन करते चले आए हैं अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से. तो हु वर द पीपल हु अपोज दिस एरिस्टोक्रेट? दैट दीज वर द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस.